हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपकी द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। दोस्तों, ये क्लास अब से सुबह 5 बजे हुआ करेगी। ठीक है दोस्तों, अब से ये क्लास रोज सुबह 5 बजे हुआ करेगी और इस क्लास में आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें आपको आंसर राइटिंग, ताकि अब यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, इन सब में काम आएगा दोस्तों। ठीक है, आज हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो करेंगे। जैसे कि ये आर्टिकल है, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं करने तो पड़ेंगे ही। ये जो चाइना मल्लापुरम में आ रहा है इनफॉर्मल समिट के लिए करने के लिए, ये है और ये भी उसी के ऊपर ही है। और ये आर्टिकल है जो आईएमएफ ने कुछ बातें बताई हैं जो हम कर भी चुके हैं और करने की ज़रूरत भी है उसके ऊपर। दोस्तों, बात शुरू होती है द आईएमएफ वाले आर्टिकल से। तो आईएमएफ वाले आर्टिकल में आईएमएफ ने कुछ कहा है ग्लोबल लीडर्स को, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, इंडिया और ब्राज़ील कुछ ऐसे ये देश हैं यहाँ पे जो ग्रोथ है वहाँ पे एक जो ज़बरदस्त कहते ग्लोबल स्लो डाउन आ रहा है। ठीक है, इंडिया और ब्राज़ील जैसे देशों ने भी ये चीज़ें विटनेस की है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ये स्लो डाउन है ये कम से कम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के 90% हिस्से में आ चुका है। हालांकि वो 2 साल पहले कम से कम 75% कह रहे थे, जो 75% की एक्सेलरेटेड ग्रोथ बता रहे थे। दोस्तों, पहले वो बता रहे थे कि 75% की एक्सेलरेटेड ग्रोथ है, अब वो 90% का स्लो डाउन बता रहे हैं, मंदी बता रहे हैं। तो बहुत बहुत खतरनाक बात है। उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारे देशों ने, अब कहते हैं वहाँ, अब देखिए उन्होंने आईएमएफ ने फोरकास्ट किया था कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट होगी वो 7% होगी, अब वो कम कर दी गई है 30 बेसिस पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने और भी कई बातें की है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना में जो ट्रेड वॉर चल रही है उसके भी काफ़ी बुरे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में भी। और उसके बाद वो फिर दूसरी एक और बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं डेवलप्ड देश, ठीक है, उस पर भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी काफ़ी वल्नरेबिलिटी आई है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो सब कुछ संभला था उसका कारण ये था कि देखिए उन्होंने क्या किया था, सब कुछ कम करके रखा था। क्या कम करके रखा था? सारे पैसे, सारे प्राइसेस वगैरह कम करके रखे थे, तो सब कुछ बचा हुआ था। बैंक रेट कम करके रखे थे तो लोगों को लोन सस्ती दरों पर मिल रहा था। लेकिन अब कहते हैं स्थितियाँ बदल रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया के हर चीज़ों के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है डेवलप्ड वर्ल्ड में, कॉरपोरेशंस पे, गवर्नमेंट्स पे, तो कहीं ना कहीं बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। अब देखिए वो कहते हैं इसका सुधार क्या है। इन्होंने सिर्फ कुल मिलाकर एक ही बात कह दी, इन्होंने कह दिया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है लैंड और लेबर के रिफॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर जब आर्टिकल आएगा तब हम बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस दोस्तों, यही आर्टिकल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं। ठीक है, बस चीज़ों को मुश्किल करके समझाया होता है। देखिए दोस्तों, अब वो बात करते हैं, अब 2 आर्टिकल, जैसे कि हमने बोला कि दोनों आर्टिकल किसके ऊपर है, मल्लापुरम समिट के ऊपर। देखिए इसमें वो क्या बात करते हैं जरा समझें। सबसे पहले तो वो इस आर्टिकल की बात करते हैं, तो जरा देखिए दोस्तों, इसमें वो बात करते हैं चेन्नई सेटिंग के बारे में। कहते हैं कि देखिए इंडिया और चाइना के बीच में अब जो अपॉर्चुनिटी आई है, अब इंडिया और चाइना के बीच में जो अपॉर्चुनिटी आई है, वो कहते हैं कि जो यूनिक रिलेशनशिप होता है ना, जो यूनिक दोस्ती होती है, अद्भुत होती है, उसके लिए हल भी अद्भुत ही ढूंढने पड़ते हैं। अब वो कहते हैं इसमें क्या है, इसमें वो कहते हैं कि इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। कम से कम 3380 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसके ऊपर प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि हाफ सेंचुरी ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, कम से कम हाफ सेंचुरी होगी, कम से कम 50 साल हो गए वहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हालांकि जो इनफॉर्मल समिट है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी उसको कम करने में कामयाब हुए हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक डोकलाम क्राइसिस आया था, जब वहाँ पे दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई थी। देखा जाएगा अगले कहते जो होगा। उसके बाद दोस्तों बात होती है कि वो कह रहे हैं कि देखिए डायलॉग ऑन ट्रेड भी चलेगा। अब टेंशन्स को यहाँ पे कम करने की बात हो रही है। उसके बाद जो ट्रेड है उसके ऊपर बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है, जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है WTO में, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। टेररिज्म के ऊपर भी, आतंकवाद के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है।
फिर वो यहाँ पे कहते हैं कि देखिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर को भारत चाहता था कि आतंकवादियों की लिस्ट में जोड़ दिया जाए। पहले चाइना ब्लॉक करके बैठा था, लेकिन इस बार कहते हैं उन्होंने ब्लॉक नहीं किया। ये एक वुहान स्पिरिट है जो कहीं ना कहीं से बचाकर बैठी थी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो इंडिया ने अभी अपने हिमालय के इलाका में, जैसे मैंने बोला था ना कि एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तीनों सेनाओं की क्या कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, उसको लेकर भी कहते हैं थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मोदी और इन दोनों को मिलकर कुछ ऐसे रिलेशंस को बाहर निकाल के लाना चाहिए ताकि दूसरे को फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। फिर वो कहते हैं एशियन के अंतर्गत एक एग्रीमेंट आता है RCEP, इसके ऊपर वो कहते हैं बात करने के थोड़ा हल निकालना चाहिए ताकि दोनों देश आगे आएँ। फिर उसके बाद जो ये मालापुरम की बात कर रहे हैं, मालापुरम की वो बात कर क्या रहे हैं जरा ये समझिए। देखिए मालापुरम पे उन्होंने 3-4 बातें की हैं। देखिए वो कहते हैं यहाँ पे कि तो बायलैटरल टॉक्स होने की बात है, ये एक रीजनल बायलैटरल द्विपक्षीय, रीजनल मतलब जो एशिया की बात और ग्लोबल, इन सब लेवल पर बात होने की ज़रूरत है। वो कहते हैं आज तक इंडिया के इनसे प्रॉब्लम रही, मसूद अजहर को लेकर रही, न्यूक्लियर स्पायर ग्रुप में इंडिया की जो एंट्री है चाइना रोकता रहा, उसके लेकर प्रॉब्लम रही। संग्राइला डायलॉग में कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन को मोदी जी ने बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव बताने की बात कही, ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात की, इंडो पैसिफिक ओशन को ओपन करने की बात की। उसके बाद वो कहते हैं कि चाइना सेंट्रिक ऑर्डर को कहीं ना कहीं मेरे को लगता नहीं है कि वो ये लोग स्वीकार करेंगे। फिर उसके बाद ये भी आया है कि कोऑपरेशन होनी चाहिए चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में और जो है यूरोपियन यूनियन का यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इन दोनों के बीच में। पर कहते हैं कि जो चाइना की जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के ऊपर जो पालना नहीं करता, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद कश्मीर के मुद्दे पे वो बात करते हैं, ऑन कश्मीर के मुद्दे पे बात करते हैं कि पहली बात तो चाइना का कश्मीर के ऊपर ये स्टैंड है कि वो कहता है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जो बायलैटरल संधियां हुई हैं उसके आधार पर की जाए। हालांकि जो चाइना का खुद का CPEC है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, अक्साई चीन के ऊपर इसका कब्जा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेटिंग, वो कहते हैं कि जो ये मालापुरम इनफॉर्मल समिट है ना, ये दोनों देश के हाथ में एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन सबको प्रॉब्लम्स को दूर करके एक दूसरे के करीब आने की, ताकि द्विपक्षीय फ़ायदे हो सकें। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि देखिए मालापुरम को बहुत इंपॉर्टेंस है जहाँ पे ये हो रहा है। किस तरह से इंपॉर्टेंस है, देखिए मालापुरम में पल्लावा एम्पायर और चाइना की बहुत अच्छी दोस्ती शुरू हुई थी, इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारा आता है। और दूसरा बौद्ध धर्मन जो यहाँ से चाइना गए थे, जिन्होंने वहाँ पर ध्यान स्कूल ऑफ मेडिटेशन शुरू किया था शाओलिन मोनास्ट्री में, ठीक है, तो वो सब बातें। तो कहते हैं कि अब देखिए अब चाइना की FDI को देखिए अब यही चीज़ें हैं, कहते हैं अभी देशों का क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, संबंधों को सुधारे में। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो ये सेकंड फॉर्मल समिट हो रहा है उसके पहले ही जो देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो क्वाड की मीटिंग में होके आए हैं, जैसे कि USA ये वो। फिर वो कहते हैं कि USA चाइना में तो पहले ही बहुत सारी टेंशन चल रही है, फिर उसके ऊपर 28 चाइनीज़ ब्लैक लिस्टेड 28 चाइनीज़ इंटेलिजेंस फर्म्स को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। अब देखिए अब इस चीज़ों को बड़े ही ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जो जगह को चुना गया मल्लापुरम, उसमें ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कूल ब्रीज समुद्री, ठीक है, वहाँ का मौसम अच्छा है, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पर दोनों देशों के अध्यक्ष मिलकर कुछ अच्छा ही कहेंगे, जिससे कहते युवा को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, किसको फ़ायदा मिलेगा, युवा को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद वो बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर लेकर, और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है $58 बिलियन का, वो कम होगा। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर थोड़ी बैलेंसिंग की बात की जाए। दोस्तों बस यही आर्टिकल थे, आज भी कोई इतने खास पॉइंट थे नहीं, क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन करवा चुका हूँ वो ऑलरेडी मैं पहले करवा चुका हूँ, पॉइंट्स कहीं ना कहीं रिपीट ही हुए हैं, उतना मुश्किल था भी नहीं। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टाइमिंग इसकी चेंज होकर सुबह आज से 5 बजे हो गई है। और देखिए जब भी क्वेश्चन वाली बात आएगी मैं क्वेश्चन तो करवाऊंगा, जब पॉइंट्स ही नहीं होंगे तो कहाँ क्वेश्चन लिखा जाएगा। तो कोई बात नहीं, अब घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। जब अगला कल का आर्टिकल देखते हैं, कल देखते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन तो निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर मैं आने के लिए थैंक्स करता हूँ। फ्रेंड्स बाय।